नमस्कार सबको एक बार फिर से। और आज हम लोग एक नई गाथा को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। गाथा का नाम है गढ़मलोण, है ना, गढ़मलोण की गाथा। अब पूरा हिमाचल हम लोग एक एक करके घूमेंगे, जिसमें एक पड़ाव जो है वो ये गढ़मलोण भी है। किस तरह से रियासती काल में जो गढ़मलोण है या बिलासपुर की जो रियासत है वो रही है, बिलासपुर की रियासत की जो कार्यवाही है वो किस तरह से रही है, जो उनकी सोच समझ है वो किस तरह से रही है, और रियासती काल में लोगों की सोच कैसी रहती है वो हम लोग इस गाथा में देखेंगे। इस गाथा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। जो बिलासपुर है उसे प्राचीन काल में कहलूर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है? कहलूर। आपने याद रखना है, क्योंकि जब भी आपसे हिमाचल के सामान्य ज्ञान की बात की जाती है तो प्राचीन नामावली में जो बिलासपुर है उसको कहलूर के नाम से जाना जाता है। तो कहलूर की जो रियासत थी, बिलासपुर की जो रियासत थी, वो अपने सैन्य बल के लिए काफी प्रसिद्ध थी। बड़े बड़े वीर योद्धा उस समय उस रियासत में थे। अब बात रियासत की है तो राजाओं का नाम सामने आएगा, रानी का नाम सामने आएगा, रियासत के लोगों का नाम सामने आएगा, उनके काम सामने आएंगे, उनकी सोच और समझ सामने आएगी। एक तरफ ये बिलासपुर की रियासत की बात है तो दूसरी तरफ उसी की सीमा पर लगते सोलन की रियासत की बात है, जिसका नाम अपने समय में हंडूर था। क्या नाम था? हंडूर। अब जब कोई भी चीज हम लोग देखते हैं, कोई भी चीज समझते हैं, तो उसकी नवीनता पे, उसकी मजबूती पे, उसकी प्रसिद्धि पे हमें भी कहीं ना कहीं मानसिक स्वरूप से लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है। जो बिलासपुर की रियासत थी, बिलासपुर की रियासत जो रानी थी उसका नाम बांदला था, और वो काफी मजबूत नारी रही है। अपनी रियासत के लिए एक दिन वो अपने महल के ऊपर भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी, तो दूर उसे पहाड़ों के बीच में एक जो नवीन महल है, किला है, वो धूप में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। अब पहले के समय में जो महल होते थे, उन महलों में ज़्यादा से ज़्यादा रंग जो होता था वो सफ़ेद रंग होता था,
सफ़ेद रंग जो है वो सूर्य की रोशनी में भी स्पष्ट दिखाई देता है और चंद्रमा की चांदनी में भी स्पष्ट दिखाई देता है। तो रानी बांदला जो है वो अपने महल की छत पर भ्रमण कर रही थी और उसे दूर से वो महल जो है वो दिखाई दिया। महल सफेद रंग में था, इसलिए उसे और ज्यादा सुंदर लगा और उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 5 से 6 हजार फुट थी। तो वो रानी बांदला को स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था और जब वो स्पष्ट रूप से उसको देख पा रही थी तो उसके मन में भी ये लालच आ गया कि काश हमारे पास भी ऐसा किला होता, हमारे पास भी ऐसा सुंदर भवन होता, तो हम भी अच्छे से रहते और इस सुंदरता का आनंद लेते। मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको कि मन में लालच आ जाता है। रानी बांदला के मन में भी लालच आ गया। उन्होंने उस रियासत के उस महल को मन ही मन ये सोच लिया कि जैसे भी हो मुझे ये महल जीतना है, मुझे ये महल किसी भी तरह से अपने कब्जे में करना है। अब समस्या ये है कि जब आप किसी चीज का निर्णय लेते हो तो उस चीज में वहां की राजनीति भी देखनी है, वहां की आर्थिक स्थिति भी देखनी है, वहां का धार्मिक प्रभुत्व भी देखना है और लोगों के मन में बसी वहां की संस्कृति के प्रति प्रेम भावना को भी देखना है। क्योंकि ये सारी चीजें मिलके जो है ना एक रियासत को रियासत बनाती हैं, एक घर को घर बनाती हैं, एक महल को महल बनाती हैं या लोगों की मानसिकता को मजबूत करती हैं। क्योंकि जहां एक जगह पे लोग अपनी संस्कृति के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपने राजनीति के स्वरूप के लिए एकत्र हो जाते हैं, वहां एक मजबूत समाज की नींव का निर्माण होता है। और हंडूर की जो रियासत थी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, वो भी कुछ इसी तरह की थी। वहां के लोग अपनी रियासत के लिए अपने मन में एक श्रद्धा रखते थे। वहां के लोगों के मन में अपने रियासत के लिए प्रेम था, उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक ऐसी मानसिकता थी जो उसे आगे बढ़ाने की सोच रखते थे। वहां का राजनीतिक परिभुत्व जो था, राजनीतिक परिवेश जो था वो मजबूत था, जिसकी वजह से वो विकास कर रहे थे, तरक्की कर रहे थे। अब ये सारी चीजें रानी बांदला के मन में घर कर गई कि मुझे ये महल चाहिए, मुझे ये रियासत भी चाहिए, मुझे वहां के लोगों की मानसिकता भी चाहिए। क्योंकि अगर ये लोग एक साथ रहेंगे, हमारी रियासत के साथ जुड़ेंगे, तो हमारी रियासत शायद और तरक्की करेगी, और उन्नति करेगी, और प्रगति करेगी। और उसी लोभ में, उसी कामना में, उसी इच्छा में, उसी तृष्णा में, उसी स्पृहा में उसने अपनी बात जो है वो राजा के समक्ष रख दी कि राजन, मुझे वो भवन, वो महल, वो किला दिखाई दे रहा है और मुझे किसी भी हालत में वो भवन, वो राजमहल या जो किला है वो मुझे चाहिए। राजा ने अपने गुप्तचर भेजे, पता करवाया, उसकी पूरी भूगोलिक संरचना का पता करवाया। जब गुप्तचर वापस आए तो उनको पता चला कि लगभग 5 से 6 हजार के फुट की ऊंचाई पर ये किला बनाया गया है। बाहर इसके सफेद रंग की पुताई करवाई गई है, जिसकी वजह से इतनी दूर से दिखाई दे रहा है।
इसके अंदर लगभग 2 से 2,500 लोगों के रहने की व्यवस्था भी है। अंदर धार्मिक व्यवस्था इसलिए मजबूत है क्योंकि मां भगवती का मंदिर अंदर है। मां दुर्गा की पूजा यहां पर की जाती है। लोग इसीलिए वहां मानसिक रूप से भी समृद्ध हैं। जल की अक्षम्य भंडार जो है वो इसके अंदर हैं, इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इन सारी बातों को सुनते हुए रानी का मन और ललचा जाता है। जो रानी बांदला है वो कहती है कि राजन, अब तो जो हो जाए, अब तो मुझे ये किला चाहिए ही चाहिए। राजा जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है उसको समझाने की कि रानी, ये भवन वैसे तो किसी और का है, लेकिन इससे भी सुंदर भवन हमारे पास हैं, इससे भी ज्यादा ऊंचाई वाले भवन हमारे पास हैं, इससे भी मजबूत लोग हमारे पास हैं। तो आप क्यों उस भवन के पीछे पड़े हैं और क्यों अपनी रियासत को युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन स्त्री हठ होता है। स्त्री हठ के आगे किसी की नहीं चलती। समाज में 2 से 3 ही हठ होते हैं सामान्य तौर से, बाल हठ, राजहट और स्त्री हठ, जिसमें तीसरे प्रकार का हठ जो है वो सबसे खतरनाक और भयानक है। रानी उसके सामने नहीं मानती है और राजा को कहती है कि ये आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने तरीके से निपटूंगी। अब राजा रानी के सामने विवश है। उसने अपनी सेनाओं को आदेश दिया और सेना में एक पम्मावड्डा नाम से मजबूत सेनापति था, जो अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था, जो अपनी वीरता के लिए जाना जाता था, जो अपने ओज के लिए जाना जाता था, जो अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था। और उसके सामने बड़ी बड़ी रियासतों के सेनापति जो थे वो अपने आप को विवश पाते थे। राजा ने अपने सेनापति पम्मा के नेतृत्व में सेना भेज दी और सेना को कहा कि किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में इस किले पर विजय करनी है, इस किले को जीतना है, इसको जानना है और ये किला हमारी अधिकार में होना चाहिए। भीषण संग्राम का जो परिवेश है वो तैयार होता है। पम्मा अपने राजा की आज्ञा के अनुसार अपनी सेनाओं के साथ हंडूर की रियासत की तरफ कूच करता है और एक भीषण संग्राम की शुरुआत होती है। जो हंडूर का राजा था, राजा हिम्मत चंद, वो भी प्रयास करता है, अपनी तरफ से प्रयास करता है कि अपने राज्य को बचाया जाए, अपनी रियासत को बचाया जाए, अपनी प्रजा को बचाया जाए और खासकर इस सुंदर भवन को खंडित होने से बचाया जाए। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था, कुछ और होना था। उधर युद्ध का जो स्वरूप है वो भीषण से भीषण होता चला गया। पम्मा जो है वो अपने नेतृत्व में सेनाओं को आगे से आगे बढ़ा रहा था। तभी जो राजा हिम्मत
चंद है, हंडूर रियासत का जो राजा है, उसने अपनी पत्नी से मिलकर एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में अपनी पत्नी को कहा कि जैसे भी हो, जिस भी तरह से संभव हो, तुम्हें ये जो कहलूर रियासत के सेनापति है उसे अपनी बातों में फंसाना है। अब जो रानी है वो जैसे कैसे तैयार हो जाती है और वो पम्मा को अपनी बातों में बहला सुलाकर महल के अंदर बुला लेती है। उसे वो भाई का दर्जा देती है और कहती है कि भैया जो आपको चाहिए वो आप इस महल से ले जा सकते हैं, इस रियासत से ले जा सकते हैं, जिससे आपकी सेना का संहार भी बच जाएगा, हमारी भी रियासत बच जाएगी, दोनों सेनाओं को अच्छे से एक सौहार्द भाव मिल जाएगा और युद्ध का की जो भीषणता है उससे हम लोग बच जाएंगे। अब जब इस तरह की बात सामने आती है तो पम्मा को भी लगता है कि व्यर्थ का रक्तपात करने से बेहतर है कि बातचीत करके सामंजस्य बनाया जाए, बातचीत करके समस्या को समझाया जाए और उस समस्या से निजात पाई जाए। लेकिन पम्मा ये नहीं जानता था कि जिसे वो अपनी बहन समझ रहा है वो उसके काल की तरह उसके सिर पर मंडरा रही है। मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? अब जो राजा हिम्मत चंद की पत्नी थी, रानी थी, वो पम्मा को ले तो आती है, पम्मा से बात भी करती है, पम्मा भी समझने को तैयार है, लेकिन राजा हिम्मत चंद के मन में जो लालच है वो कुछ अलग ही रूप का है। वो रानी के भवन में पहुंचते हैं जहां पम्मा बैठा था, अपने आप को रानी का भाई समझ रहा था। वहां पर आके राजा उसको कहते हैं कि पम्मे ये बता, अब तो तू महल के अंदर है और कहलूर रियासत और इस गढ़ मलोन के बीच में कुल मिला के 2-3 रियासतें और हैं। शायद उनका नाम बीच में कहीं बटोलू रियासत था, छोटी छोटी रियासतें थी जो सामंतों की थी, जो राजा को कहीं ना कहीं सहायता देते थे, सामंत लोग थे। तो उनमें से कौन सी रियासत को तूने खंडित करवाना है, तू अब सच बता दे। जब इस तरह की बात, खंडित करने की बात सामने आती है तो जो पम्मा है वो एकदम से समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। और जितनी देर में पम्मा समझता है और अपने हथियार उठाने की कोशिश करता है, उतनी देर में वो जो राजा है, उसके जो सिपाही हैं जो महल के अंदर थे, वो मिलके उस पम्मे की हत्या कर देते हैं। अब पम्मा कहलूर रियासत का सेनापति है और पहले की जो लड़ाई थी, एक समय में ये माना जाता था कि अगर सेनापति हार गया तो सारी सेना हार मान लेती है। तो जो पम्मा था, जब उसकी हत्या हो गई और हत्या कर देने के बाद उसकी लाश को, उसके शव को जब विलासपुर या कहलूर सेना के मध्य फेंक दिया गया
पहुंचा दिया गया। तो इससे जो कहलूर रियासत थी, कहलूर रियासत की सेना थी, उसमें हड़बड़ाहट मच गई, उसमें भय का वातावरण मच गया, हाहाकार मच गई, क्योंकि उनका सेनापति मारा गया था। और जब सेनापति ही नहीं रहा तो सेना किसके सहारे लड़ेगी? अब सेना भागने को तैयार हुई। जहां वो भागने को तैयार हुई वहां एक दो सिपाहियों को, जो विश्वस्त सूत्र थे, उसके माध्यम से कहलूर रियासत में रानी बांदला और राजा को ये समाचार पहुंचाया गया कि इस तरह से धोखे से पम्मे की हत्या कर दी गई है और सेना अब वहां से भाग रही है, तो अब किला जीतना मुश्किल है। वहां पर कहलूर रियासत के जो राजा थे उनको एकदम से लगा कि अब सेना को कैसे संभाला जाए। उन्होंने यकायक सेना के जो दूसरे नायक थे, वशीर नाम था शायद उनका, वशीर को एकदम से सेनापति के पद पर उन्होंने प्रतिष्ठित किया और कहा कि अब आप सेना को संभालेंगे। जो वजीर थे वो भी पम्मे की ही तरह ओजस्वी थे, प्रतापी थे, वीर थे, मजबूत थे। आप कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि कहलूर रियासत में एक तरह से वीरता का सबसे बड़ा नमूना है। अब पम्मा है, पम्मा के बाद वशीर का नाम आया है, तो जाहिर सी बात है पम्मे में कुछ खासियत होगी। और पम्मे के बाद वशीर का नाम आया है तो वो भी शायद उसी के स्तर का रहा होगा। वशीर ने एकदम से अपना नेतृत्व संभाला और सारी सेना को एकदम से एकत्रित किया। उसके मध्य जो ये डर का, भय का वातावरण समाया हुआ था, उस वातावरण को उन्होंने एकदम से अपनी वीरता से, अपनी समझदारी से संभालने का सफल प्रयास किया। भयभीत सेना एक बार फिर से एकजुट हो गई, एकत्रित हो गई, संभल गई, ठहर गई, स्थिर हो गई और वशीर को अपना सेनापति मानते हुए एक बार फिर से युद्ध का निर्णय लिया गया। अब की बार राजा हिम्मत चंद का कोई भी दांव नहीं चलने वाला था, क्योंकि जो धोखा वो पम्मे को दे चुके थे वो वशीर को नहीं दे सकते थे, क्योंकि वशीर पहले से सतर्क था। एक बार फिर से युद्ध का बिगुल बजता है, फिर से भीषण संग्राम शुरू होता है। कहलूर रियासत के जो सेनापति हैं वशीर, वो अपनी सेना को लेकर एकदम से युद्ध करते हैं, भीषण युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते वो अपनी सेना के साथ गढ़ मलोन के मुख्य द्वार में प्रवेश कर जाते हैं और मुख्य द्वार में प्रवेश करते हुए अंदर जो उनको मिलता है उसको मूली गाजर की तरह वो काट देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है। पम्मे के साथ धोखा किया था, अगर समझौता किया होता तो शायद बच जाते। उस धोखे के एवज में बशीर खान ने उस किले की तमाम सुंदरता को खंडित कर दिया। जितने सुंदर भवन जो रानी बांदला ने दूर से देखे थे कहलूर रियासत से, वशीर खान की आक्रांत स्वरूप ने उसको बुरी तरह से खंडित किया, बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया।
और ध्वस्त करने के बाद उस राजा को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। और इस तरह से जो गढ़ मलोन है वो कहलूर रियासत के अधिकार में आ गया। अब कहलूर रियासत के अधिकार में तो आ गया, लेकिन अधिकार में क्या आया? कहलूर रियासत के अधिकार में रानी बांदला को गढ़ मलोन मिल गया, क्योंकि वजीर खान ने जीत लिया उसको। लेकिन क्या मिला? खंडित और भग्नावशेष, गिरते हुए जर्जर अवस्था में जो महल की स्थिति थी वो, टूटी हुई दीवारें, खून से लथपथ भवन, चारों तरफ से विकराल धुआं, जो उस भवन को गिराया गया, उस भवन को जलाया गया, वो सब कुछ कहलूर के हिस्से में आया। अब जब इस तरह का परिवेश रानी बांदला ने देखा तो उसे मन ही मन बहुत अफसोस हुआ कि एक रियासत जो बहुत सुंदर दूर से दिखाई दे रही थी, मेरी लालसा ने, मेरी कामना ने, मेरी इच्छा ने, मेरे लोभ ने उसे व्यर्थ में ध्वस्त कर दिया।